Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes. तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ ऑल अबाउट द एनालिसिसमेंट ऑफ द पोइट्री दैट इज़ द सेकंड कमिंग बाय विलियम बटलर येट्स. तो विलियम बटलर येट्स की जो पोइट्री है दैट इज़ द सेकंड कमिंग, जिसके बारे में मैंने जिसके टेक्स्ट पर्टिकुलर और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में मैंने अर्ली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. एक्चुअली जो प्लेलिस्ट है विच इज़ ऑल रेलेवेंट टू यूपीएससी आईएएस मेंस इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल, उस प्लेलिस्ट का पर्टिकुलर जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, उसके लिंक पे क्लिक करें और आपको जितने भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी कलेक्टिवली. और जो लास्ट वीडियो है विच इज़ ऑल रेलेवेंट टू द टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोइट्री द सेकंड कमिंग, वो आपको वीडियो सबसे पहले देखना है बिफोर मूविंग अहेड विद दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि किसी भी पोइट्री का एनालिसिसमेंट जानने के लिए ये ज़रूरी होता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ देयर विद इन द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के अंदर एग्जैक्टली क्या है. ठीक है, तो आपको सबसे पहले वो वीडियो देखना है, इसके बाद में ही ये वीडियो मूव करना है. एंड वन मोर थिंग, जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी हमारे फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, टेलीग्राम लिंक है, मैं हर बार आपको रिपीट करती हूँ, आपकी जो भी एक्सेसिव एक्टिविटीज़ है रेलेवेंट टू योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो कि हम यूट्यूब पे अवेल नहीं करा सकते हैं, वो आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे इजीली अवेल हो जाएगी. ऑल राइट, तो इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे भी आप अपडेट रहें. ठीक है, तो ये हो गई जो पोइट्री है द सेकंड कमिंग बाय विलियम बटलर येट्स, इसका एनालिसिसमेंट मैं आज करने जा रही हूँ. आप देखते हैं इस पोइट्री में एग्जैक्टली कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ की गई है, कौन कौन से टर्म्स है, कौन कौन से फॉर्मेशंस हैं, किस फॉर्म में ये पोइट्री एग्जैक्टली लिखी गई है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल आउट करूँगी. ऑल राइट दैन, सो शुरू करते हैं अपन एनालिसिसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोइट्री द सेकंड कमिंग विच इज़ रिटन बाय विलियम बटलर येट्स. तो जो सेकंड कमिंग पोइम है वो मैंने पहले ही आपको डिटेल आउट कर दिया था. एक एलिगोरिकल पोइम है, इसका अपना एक हिडन इन डेप्थ मीनिंग है विद इन द वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट. इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा मीनिंग है जिसे अंडरस्टैंड हमें करना है. ऑल राइट दैन, सो आप देखते हैं कौन कौन से फॉर्म में ये पोइट्री लिखी गई है, कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल आउट कर रही हूँ. द 22 लाइन्स पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पोइट्री है ये 22 लाइन्स में है. 2 स्टांजाज हैं इस पोइट्री में, देर आर 2 स्टांजाज. जो फर्स्ट स्टांजा है उसमें 8 लाइन्स हैं एंड जो सेकेंड स्टांजा उसमें 14 लाइन्स हैं. इन फ्री वर्ड्स विद लूज आयाम्बिक पेंटामीटर, ये जो पर्टिकुलर पोइट्री है इसका जो वर्सिफिकेशन है, वर्ड्स जो यूज़ की गई है फ्री वर्ड्स में लिखी गई है ये. ठीक है, फ्री स्टाइल में लिखी गई है और इसमें जो आयाम्बिक पेंटामीटर जो मीटर यूज़ किया गया है वो ही फ्लैक्सिबल है, कहीं यूज्ड है कहीं यूज्ड नहीं है. ठीक है, दिस सेकंड कमिंग इज़ वन ऑफ द मोर सक्सेसफुल नॉन राइमिंग पोइम्स ईयर्स रॉट. ये जो पोइट्री है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी और ये जो पर्टिकुलर पोइट्री है ये वन अमंग ऑल दोज पोइट्रीज़, मोस्ट renowned वन अमंग ऑल दोज पोइट्रीज़ जो कि नॉन राइमिंग है. तो जितने भी यीट्स की नॉन राइमिंग पोइट्रीज़ हैं उनमें से एक इसका नाम आता है जो कि बहुत सक्सेसफुल रही थी. All right, the second coming is about a rapidly changing world altered forever by violence and chaos. Second coming जो पोइट्री है वो बेसिकली जो वर्ल्ड रैपिटेटिवली चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यू जो वर्ल्ड में चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में है. और जो ऑल्टरेशन हो रहा है बाय वायलेंस एंड क्योर्स, वायलेंस एंड क्योर्स की वजह से जो भी वर्ल्ड में ऑल्टरेशन हो रहे हैं, जो भी वर्ल्ड रैपिडली चेंज हो रहा है, ये पर्टिकुलर पोइट्री उसी से रेलेवेंट है. जैसा कि मैंने बताया था ये पर्टिकुलर पोइट्री पोइट ने तब लिखी थी जब आयरलैंड में बहुत सारे मल्टीपल क्योर्स चल रहे थे, एपिडेमिक चल रहा था, एपिडेमिक आउटब्रेक हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड देन आयरिश जो ईस्टर राइजिंग का जो रिवॉल्यूशन हुआ था जिसमें बहुत सारे जो भी रिबेलियंस थे उनको एग्जीक्यूट किया गया था.
तो इतने सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, इतना सारे क्योज और वायलेंट अफेयर्स चल रहे थे उस ड्यूरेशन में ये पोइट्री लिखी गई थी। तो उन वायलेंस और क्योज की वजह से जो भी वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे थे वो इस पोइट्री में इंडल्ज्ड है। In the first and second lines, the fact appeared that the falcon or humanity has been separated from its falconer, from its god or ethics or morals. जो फर्स्ट और सेकेंड लाइन में जो चीज़ दी हुई है जिसमें फैल्कन जो है वो कंटिन्यू एक स्पायरल में, एक सर्कल में घूमता रहता है, और वो इतनी रैपिडली घूमता है, इतनी तेज़ घूमता है कि वो अपने कंट्रोलर जो फैल्कनर होता है, जो फैल्कन को कंट्रोल करता है, वो उसकी भी आवाज़ नहीं सुनता। तो यहाँ पे जो फैल्कन और फैल्कनर की जो इमेजरी प्रेजेंट की गई है वो क्यों की गई है, क्योंकि यहाँ पे पोइट का इंटेंशन है, टारगेट है वर्ल्ड की फैक्चुअल चीज़ को रिप्रेजेंट करना, जहाँ पे जो फैल्कन है वो क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, एक ह्यूमैनिटी है जो कि सेपरेट हो चुकी है अपने कंट्रोलर, अपने गॉड से, अपने ही सेटल किए हुए एथिक्स से और मॉरल से। तो एक ह्यूमैनिटी जब सेपरेट होती है फ्रॉम गॉड, फ्रॉम द कंट्रोलर और फ्रॉम द एथिक्स मेड बाय द ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ और द मॉरल से, तो क्या होता है एग्जैक्टली जो भी क्योज क्रिएट होता है, जो भी वायलेंस क्रिएट होता है, वो ही पिक्चर इस पर्टिकुलर पोइट्री में रिप्रेजेंटेड है। ऑलराइट, इन द थर्ड लाइन द फ्रेज द सेंटर कैन नॉट होल्ड, थर्ड लाइन में एक फ्रेज है दैट इज द सेंटर कैन नॉट होल्ड, जिसका मतलब है implies that the core or heart of the world is falling apart. So something once seen as fundamental to the world is changing forever. तो सेंटर कैन नॉट होल्ड का मतलब है कि एक ऐसा कोर ऑफ हार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कि अलग हो चुका है, सेपरेट हो चुका है, जो कि पहले कभी फंडामेंटल दिखाई देता था, जहाँ पे यूनिटी हुआ करती थी, अब वो सारी चीज़ें एक्चुअली चेंज हो रही हैं। तो जो ऑल ऑफ सडन थ्रू वायलेंस और क्योस के थ्रू जो भी चेंजेस आ रहे हैं, while the human beings left their humanity behind, while they are not in condition to listen or to hear even their own ethics, their morals which are within there, तो उसकी वजह से, उन सारी चीज़ों की वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं वर्ल्ड में, वो ही पिक्चराइज किया है इस पर्टिकुलर पोइट्री में। The blood dim tide loosed upon the world is a symbol that represents overwhelming violence and uncontrollable chaos. यहाँ पे एक सिंबल का यूज़ किया गया है, द ब्लड dim tide लूज अपॉन द वर्ल्ड। ये जो सिंबल है ये किस चीज़ का सिंबल है, जो बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो रहा है और जो अनकंट्रोलेबल क्योज है, ये जो द ब्लड डिम टाइड लूज अपॉन द वर्ल्ड, ये सिम्बलाइज्ड करता है अपॉन द वायलेंस एंड द क्योज ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरीके से जो पोइट्री में जो सिंबल यूज़ किया गया है, जो भी पिक्चराइजेशन है, वो रिप्रेजेंट करता है जो वर्ल्ड का जो ट्रबलसम जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी डिजास्टरस डिवास्टेटिंग चेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में। द पोइट्री इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। अब ये जो पोइट्री है ये फर्स्ट पर्सन में ही लिखी गई है, जहाँ पे आप इजीली इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि पोइट, स्पीकर अपना एक्सपीरियंस बोल रहा है, स्पीकर अपने अंदर की इनर हार्ट की जो कंडीशन है उसको यहाँ पे इलाबोरेट कर रहा है। ऑलराइट, सो द पोइम इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पे कौन कौन से मेटाफोर्स और सिमिलीज यूज़ की गई है वो देखते हैं। द फैल्कन एंड द फैल्कनर आज आर ईच मेटाफोर्स। फैल्कन और जो फैल्कनर है ये दोनों एज अ मेटाफोर यूज़ किया गया है, क्योंकि फैल्कन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी इमेजरी को, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी को, और जो फैल्कनर है वो एक कंट्रोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और द पर्सन हु ट्रेन्ड अ फैल्कन उस चीज़ को, उस इमेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द फैल्कन एंड द फैल्कनर आर ईच मेटाफर्स रिप्रेजेंटिंग ह्यूमैनिटी एंड अ कंट्रोलिंग प्रिवेलिंग फोर्स दैट सेट्स ह्यूमंस ऑन अ स्पेसिफिक पाथ। ठीक है, तो फैल्कन तो हो गया ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी हो गया, और फैल्कनर कौन हो गया, एक ऐसा पर्सन जो कि गाइड करता है ह्यूमन बीइंग को टू बी ऑन अ राइट ट्रैक। ठीक है, तो जैसे कि एक फैल्कनर ट्रेंड करता है एक फैल्कन को कि उसको कितनी रैपिडली उड़ना है हवा में,
कितनी तेज़ उड़ना है, कब स्लो होना है, कब डाउन आना है, कब अप। तो ये सारी चीज़ें जो ट्रेन करता है वो एक फाल्कनर करता है, टू फाल्कन। उसी तरीके से जो कंट्रोलर है हमारा, जो हमारे जो गॉड हैं, वो एक ह्यूमन बीइंग को एग्जैक्टली ट्रैक पे लाने के लिए जो गाइडेंस देते हैं। तो ये जो मेटाफर यूज़ किया गया है फाल्कन और फाल्कनर, वो ह्यूमन बीइंग और गॉड कंट्रोलर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए गए हैं। द ब्लड डिम टायर्ड इज अ मेटाफर, सॉरी, is a metaphor for waves of violence. Blood dim tired, blood dim tired, ये किसके लिए metaphor यूज़ किया गया है? To represent the waves of the violence. Violence की जो waves है उसको represent कौन सा phrase कर रहा है? The blood dim tired. The ceremony of innocence is a metaphor for the entirety of human innocence and goodness. जो ceremony of innocence जो words यहाँ पे use हुए, जो phrase use हुई है, वो किसको use कर रही है as a metaphor? वो human being के innocence और goodness को represent कर रही है. The rough beast is also a metaphor for the mysterious rapidly approaching second coming. और जो रफ बीस्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए मेटाफर? फॉर द मिस्टीरियस रैपिडली अप्रोचिंग सेकेंड कमिंग। जो सेकेंड कमिंग जो हो रही है, जो सेकेंड कमिंग हो रही है, जो एक्सपेक्टेड थी कि जीसस क्राइस्ट का रीइंकारनेशन होगा, बट इंस्टेड ऑफ द रीइंकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट किसका रीइंकारनेशन होता है? द रफ बीस्ट का। ठीक है, तो ये सारे मेटाफर्स इसमें यूज़ किए गए। एलिट्रेशन कौन सा यूज़ किया गया है? एलिट्रेशन का जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एलिट्रेशन इज़ द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन। एक ही लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटेशन को एलिट्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे एलिट्रेशन कहाँ पे है? सच एज द साउंड एस, यहाँ पे एस साउंड का रिपीटेशन है जो कि कॉन्सोनेंट है स। ट्रबल्स माई साइट समवेयर इन द सेंस ऑफ दी, ट्रबल्स एस आ रहा है, माई साइट एस अगैन, समवेयर एस अगैन एंड सेंस अगैन। तो यहाँ पे स इसका रिपीटेशन है, स कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है। न कॉन्सोनेंट साउंड का जो रिपीटेशन है वो है द डार्कनेस ड्रॉप्स अगैन बट नाउ आई नो। तो यहाँ पे न न न इस कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है, तो एलिट्रेशन यहाँ पे यूज़ किया गया है। असोनेंस कहाँ पे यूज़ किया गया? सोनेंस जैसा कि आप सब लोग को पता है, द रिपीटेशन ऑफ द सेम वॉल साउंड्स इन द सेम लाइन। एक ही लाइन में द रिपीटेशन ऑफ वॉल साउंड्स, जैसे यहाँ पे आई साउंड का रिपीटेशन है, ई साउंड का रिपीटेशन है स्मॉल ई। तो टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइंडिंग जायर, टर्निंग टर्निंग इंग टर्निंग वाइंडिंग जायर। ठीक है, तो यहाँ पे ई साउंड का रिपीटेशन है। अब ई साउंड का रिपीटेशन कहाँ पे है? द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन। तो यहाँ पे ई साउंड का रिपीटेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से एलिट्रेशन, असोनेंस, मेटाफर, सिमिली, सिम्बल्स, ठीक है, जो भी पिक्चर्स यूज़ की गई है वो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अब इमेजरीज कहाँ कहाँ यूज़ की गई? इमेजरीज किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? कौन से वर्ड्स, कौन से फ्रेजेस यहाँ पे इमेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Imagery means the use of images of the five senses intended to make the readers understand the writer's feeling and emotion. तो इमेजरी का बेसिक मतलब एक ऐसी इमेज को रिप्रेजेंट करना जो कि पोइट की इनर साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, इनर साइकोलॉजी के बारे में बताती है जो पर्टिकुलर इमेज। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया? Yeats has used imagery to represent the vivid and clear picture of the ominous बीस्ट सच एज। तो जो बीस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए और जो इनर साइकोलॉजी है पोइट की, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो पिक्चर यूज़ की गई है वो क्या है? अ शेप विद अ लाइन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन समवेयर इन सेंस ऑफ द डेजर्ट एंड इज मूविंग इट्स स्लो थाइज। तो यहाँ पे एक ऐसे रफ बीस्ट को रिप्रेजेंट किया गया है जिसकी बॉडी जो है वो लायन के जैसी और हेड ह्यूमन बीइंग के जैसा है, और जो स्लोली अपनी तरफ, अपने एरा की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इन द वास्ट डेजर्ट लैंड। तो ये एक पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो स्पेसिफिक जो वर्ड्स है, जो लाइंस है, वो किसकी इमेज को रिप्रेजेंट कर रही है? एक बीस्ट की इमेज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज आयरनी। आयरनी क्या यूज़ की गई है यहाँ पे? द फ्रेज द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन while the worst are full of passionate intensity. An example,
of irony because it is ironic, almost obliquely absurd, that the worst people are the most passionate and the beasts are the least determined to make their voices heard. तो यहाँ पे जो आयरनी यूज़ की गई है वो क्या यूज़ की गई है, पॉइंट ने कहा है कि जो बेस्ट हैं, जो एक्चुअली वर्दियस्ट लोग हैं, जो एक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके सारे कन्विक्शंस कम पड़ रहे हैं, लैक हो रहे हैं, दे आर लैकिंग बिहाइंड, वो लूज़ पड़ रहे हैं। बट जो पर्सन वर्स्ट है फ्रॉम द वेरी इनसाइड, जो चीज़ें वर्स्ट है वो है फुल ऑफ पैशन, उनमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उनकी वॉइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जबकि जो एक्चुअली डिज़र्व्ड जो ह्यूमैनिटी है उनकी वॉइसेस लो हो चुकी है। तो यहाँ पे आयरनी है, द बेस्ट lacks all conviction and the worst are full of passionate intensity। तो यहाँ पे क्या यूज़ की गई है, आयरनी यूज़ की गई है। अब इस पोइट्री में एग्जैक्टली अल्यूजन क्या यूज़ किया गया है, अल्यूजन क्या यूज़ किया गया, दैट इज स्पिरिटस मुंडी। Spiritus Mundi as an allusion यहाँ यूज़ किया गया है, was a term used by W.B. Yeats to describe the collective soul of the universe containing the memories of all time। तो Spiritus Mundi का जो यहाँ पे allusion यूज़ किया गया है वो पॉइंट ने किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया है कि सोल जो होती है, स्पिरिटस मुंडी का मतलब होता है कि एक ऐसी कलेक्टिव सोल जो पूरे यूनिवर्स की मेमोरीज को अपने आप में कंसिस्ट रखती है, कंटेन्ड रखती है। स्पिरिटस मुंडी इज अ लैटिन टर्म दैट लिटरली मीन्स वर्ल्ड स्पिरिट। स्पिरिटस मुंडी एक लैटिन वर्ड है जिसको एज एन एल्यूजन यूज़ किया गया है बाय द पोएट। तो इसका लिटरल मीनिंग है वर्ल्ड स्पिरिट, अ स्पिरिट विच कंसिस्ट द होल यूनिवर्स। And Spiritus Mundi, there is, according to William Butler, it's a universal memory and a muse of sorts that provides inspiration to the poet or writer. To Yeats, Spiritus Mundi is the source of all images, symbols and collective unconscious। तो Spiritus Mundi जो poet के लिए as a source का use हो रही है, वो एक ऐसी muse है poet के लिए जो कि उसे inspire कर रही है to writing down the poetry। प्लस ये जो स्पिरिटस मुंडी है ये सोर्स है पोइट की, जो भी इमेजेस उन्होंने इस पर्टिकुलर पोइट्री में डाली है, जो भी सिंबल्स यूज़ किए हैं, जो भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यूज़ की है, तो ये सारी चीज़ें किस में कंसिस्टेड है, स्पिरिटस मुंडी जो कि एज अ म्यूज़ काम कर रही है फॉर द पोइट टू इंस्पायर हिम टू राइटिंग डाउन द पोइट्री। ठीक है, तो अल्यूजन क्या यूज़ किया गया है, स्पिरिटस मुंडी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोइट्री, जहाँ पे मैंने बेसिक टर्म्स बता दिए हैं, सिंबल कहाँ यूज़ किया गया है, जो इमेजरीज है, मेटाफर है, सिमिली है, मेटाफर्स कहाँ यूज़ किया गया है, एल्यूजन कहाँ यूज़ किया गया है, एलिट्रेशन कहाँ यूज़ की गई है, एंड असोनेंस कहाँ यूज्ड है, आयरनी किस बेसिस पे है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कंक्लूडेड आउट कर दी हैं। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है रेलेवेंट टू दिस पर्टिकुलर पोइट्री, दैट इज़ द सेकेंड कमिंग बाय विलियम बटलर येट्स, तो उसके टेक्स्ट प्लस एनालिसिसमेंट से कोई रेलेवेंट कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के थ्रू डायरेक्टली पूछ सकते हैं। Alright then, so thank you so much for watching this video and don't forget to subscribe the channel, do like the video and don't forget to press the bell icon to get the notification of our each upcoming video. Thank you so much.